नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज राजनीति के ककहरे की या फिर सियासत के उस ककहरे की जिसमें लगता ऐसा है मौजूदा वक्त में संसद नहीं बल्कि सड़क से संघर्ष की एक नई शुरुआत हुई है। उसकी बानगी देखिए। आपका कोई रिश्तेदार इटली में रहता है, मेरा रिश्तेदार इटली में रहता है, नहीं रहता है ना? मोदी सरकार ने विपक्ष के नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने का खेल शुरू कर दिया है। अब वहां की कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान की पिछली सरकार में कुछ लोगों ने पैसे खाए हैं, तो यहां हमें क्या परेशान कर रहे हो भाई? झूठ फैलाकर दूसरों की चरित्र हत्या करने का इनका ये खेल बहुत ही पुराना है। ये हेलीकॉप्टर में चोरी करने वालों को सजा होनी चाहिए कि नहीं? सजा होनी चाहिए कि नहीं? कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जिस दिन पानी सिर से ऊपर चला जाता है, भारत के लोग बड़ों को भी पानी पिला सकते हैं। कौन कहां किस रूप में किस तरीके से जंग का ऐलान कर रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त का सच यही है, संसद चल रही है लेकिन सड़क पर ऐलानिया जंग है। इसके मतलब क्या है? तो आइए आज जरा 100% सियासत यानी 100% सियासत का मतलब क्या होता है, क्या मौजूदा वक्त में बिसात अभी की नहीं 2019 के लिए बिछ रही है? कौन कौन इसके प्रमुख प्यादे हैं, वजीर हैं या फिर प्लेयर हैं? आइए आज शुरुआत करेंगे उस राजनीति या कहें राजनीति का ककहरा जरा समझने की कोशिश करें। मौजूदा वक्त की लड़ाई किधर जा रही है? सियासी बिसात के इसी त्रिकोण से कौन सा कोण 2019 में चमकेगा? दरअसल मुनादी इसी की हो चली है, क्योंकि 2 बरस की सत्ता के दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्ता हेलीकॉप्टर के जरिए ऐसा तीर चलाया जिसका असर बफोर्स की तर्ज पर रहे। इसकी बिसात मोदी सरकार अब बिछाने को तैयार है। तो सोनिया गांधी भी इस सच को समझ रही है कि 45 सांसदों के जरिए संसद के भीतर ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, तो वो सड़क पर कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष के लिए भी तैयार हो चली है। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय हाय। और अपने हर विरोधी के साथ हर राज्य में गठबंधन कर बीजेपी को साधते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका अब वो चूकना भी नहीं चाहती। इनका एक एक कदम लोकतंत्र की जड़ें खोद रहा है। इनके राज में सब परेशान हैं, किसान हो, नौजवान हो, व्यवसाय हो, सबके चेहरे उदास हैं। यानी एक ऐसा त्रिकोण 2019 के चुनाव से पहले सियासी तौर पर बन रहा है जिसमें किसकी जमीन खिसक रही है, कौन खोई जमीन पा रहा है और इस बिसात पर आने वाले वक्त में कौन कहां खड़ा होगा। आइए जरा इस खेल को भी समझ लें। और जब इसे परखने निकलिएगा तो सवाल यही होगा कि संसद के भीतर 45 सांसद, जाहिर है आवाज बेहद कमजोर सुनाई देगी। तो सड़क पर तो कार्यकर्ताओं का हुजूम, तो आवाज तेज हो जाएगी। लेकिन क्या इससे आने वाले वक्त की बिसात पर खोई हुई जमीन कांग्रेस पालेगी? शुरुआत कांग्रेस से। तो संसद छोड़ सड़क पर संघर्ष की यह अदा किसी भी पॉलिटिकल पंडित को अच्छी लग सकती है, क्योंकि सच तो यही है कि सड़क का यह संघर्ष भी संसद में 45 से उसी 272 तक पहुंचने की चाह है, जिस चाह में एक वक्त बीजेपी सड़क पर संघर्ष करती रही और कांग्रेस सत्ता की मद में डूबी रही। तो क्या 2 बरस में वाकई ऐसी स्थिति आ गई जहां कांग्रेस को लगने लगा है कि 10 बरस में जो स्थिति बीजेपी लेकर आई थी वो 2 बरस में ला सकती है और लोकतंत्र बचाओ के नारे तले मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर अपनी खोई जमीन बना सकती है? या फिर मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को ही हथियार बनाकर कांग्रेस ने उस नॉस्टैल्जिया को जगाना शुरू कर दिया है जो गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस की रगों में भी दौड़ता है? कांग्रेस को लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसके बुनियादी रास्ते से हटाया जाना आसान है, तो उन्हें मालूम ही नहीं कि कांग्रेस जन किस मिट्टी के बने।
तो इस हंगामे को समझे तो कांग्रेस के पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट वाकई नहीं है जहां योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ना है यह उसे पता हो, क्योंकि बीते 2 बरस में जिन मुद्दों के आसरे कांग्रेस ने खुद को खड़ा करने की कोशिश की वो मुद्दे कांग्रेस के नहीं बल्कि मोदी सरकार ने ही दे दिए। मसलन भूमि अधिग्रहण का सवाल सूट बूट की सरकार तले राहुल को पहचान दे गया। जीएसटी का सवाल अतीत में मोदी के जीएसटी विरोध तले जाकर खड़ा हो गया। मनरेगा या खाद्यान्न सुरक्षा या फिर आधार कार्ड के गुणगान ने कांग्रेस की योजनाओं को मान्यता दे दी। यानी मोदी सरकार ही कांग्रेस को खोई जमीन अपनी असफलताओं से लौटा रही है। इसीलिए जो मुद्दे एक वक्त पीएम की रेस में होते हुए नरेंद्र मोदी उठाते थे, ध्यान दीजिए आज उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है और सरकार कटघरे में खड़ा होते नजर आ रही है। इस संकट में आए सभी किसानों से हम मिले, उनकी मुसीबत को समझे और सरकार के पास जाकर के उनके हक के लिए हम लड़ाई लड़े। किसान सूखे और कर्ज की चपेट में हैं, आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने अपने आंखें बंद कर रखी है। पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है, हर रोज 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लातूर, विदर्भा, बुंदेलखंड जल रहे हैं और मोदी जी को इसके बारे में कुछ कहना नहीं। ध्यान दीजिए तो स्क्रिप्ट इस देश की सियासत पाने के लिए बदली नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो सत्ता में होता है वो धीरे धीरे कमजोर होते चला जाता है, जो विपक्ष में होता है वो लगता है कि धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। लेकिन हालात जस के तस। तो सियासी जमीन कांग्रेस कैसे पाएगी उसके आगे बढ़िए। क्या सियासी जमीन जो 2014 में बीजेपी को मिली वो कमजोर पड़ रही है या अब उसका विस्तार हो रहा है? जरा इस रिपोर्ट को देखें। यह गूंज मोदी के पीएम बनने से पहले की है और इस लोकप्रियता के पीछे कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह के दौर का काला अध्याय है, जिससे लोग उस वक्त उब गए थे। और ऐतिहासिक चुनावी जीत को ही बीजेपी ने जिस तरह मापदंड बनाया, उसमें अब यह सवाल बीजेपी के भीतर भी खड़ा हो चला है कि चुनावी जीत ना हो तो फिर सियासी जमीन बरकरार रखने का आधार होगा क्या या क्या होना चाहिए। क्योंकि ध्यान दीजिए तो 2014 में बीजेपी को जीत जरूर मिली, लेकिन 2015 में दिल्ली, बिहार में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और अब 2016 में सिवाय असम के बीजेपी को कोई आस भी नहीं है। और अगर असम भी चूक गए तो फिर बीजेपी के सामने यही बड़ा सवाल होगा कि वह अपनी सियासी जमीन बनाए रखने के लिए क्या करे। कांग्रेस पर सीधा हमला करें? तो ध्यान दे, पहली बार मोदी सरकार ने अगस्टा हेलीकॉप्टर के जरिए कांग्रेस नहीं बल्कि गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर संघर्ष की मुनादी कर दी है। हमने तो इटली देखा नहीं है, हम तो इटली में किसी को जानते नहीं है, हमने इटली के लोगों को कभी मिले नहीं है और फिर भी इटली के लोगों ने उनको गुनहगार बना दिया। हम क्या करें बताओ मेरे भाइयों। तो मोदी भी अब कांग्रेस की दुखती रग को पकड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पीएम बनने से पहले विकास की जो लकीर खींचने के लिए मोदी ने सोचा या मोदी आमदा थे, वह 2 बरस में तो संसद के हंगामे और राज्यसभा में कांग्रेस की रणनीति तले फेल हो गया। तो बीजेपी के सामने अब सियासी जमीन बचाने के लिए रास्ता सियासत का ही बचता है, जिसके लिए कांग्रेस के दौर को अब के दौर से जोड़ने से सफलता मिल सकती है। इसीलिए अगस्ता हेलीकॉप्टर पर भी जांच की मांग को सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के दौर से जोड़कर दिखाना चाहते हैं कि जब इन्होंने रजिस्टर किया था एफआईआर और छाती ठोकर कहा हमने केस शुरू किया, तो उस समय क्यों नहीं किया? आज भी उनको कोई नहीं रोक रहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक जनहित याचिका पेश करने के लिए, जैसे मैंने किया 2G में। ध्यान दीजिए तो बिसात बदलती हुई दिख रही है और उस बदलती बिसात में सवाल सिर्फ राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों भर का नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर बिहार जाइएगा, वहां पर कल तक नीतीश कुमार किसके साथ थे, लालू प्रसाद क्या कहते थे, आज नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, लालू यादव किसके साथ हैं? रिपोर्ट देखें। सियासत की बिसात पलटी तो एक वक्त बीजेपी संघ के साथ रहे नीतीश कुमार विरोध के झंडा बरदार बन गए और एक वक्त पानी पी पी कर संघ बीजेपी को कोसने वाले लालू यादव संघ बीजेपी के करीब नजर आने लगे हैं, यानी मचल भी रहे हैं। 2 दिन पहले बाबा रामदेव के साथ, तो महीने भर पहले मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी से ट्रेनिंग लेने लालू के
बेटे मुलाकात के लिए पहुंचे। तो सवाल यह नहीं कि सिर्फ बिसात बदली, सवाल यह भी है कि बिहार की राजनीतिक खींचतान में लालू नीतीश के बीच वही बीजेपी दोबारा आकर खड़ी हो रही है जिसकी वजह से इससे पहले लालू नीतीश अलग अलग थे। एक वक्त नीतीश बीजेपी के साथ थे, तब संघ भी उनके साथ था और लालू यादव संघ के खिलाफ थे। लेकिन अब विसात बदल चुकी है। बिहार में कम सीट होते हुए भी नीतीश कुमार की ज़्यादा चलती है और तो और तीसरे मोर्चा के नेता के रूप में भी नीतीश को मान्यता मिल रही है। यही बात लालू यादव पचा नहीं पा रहे हैं। शायद इसीलिए बाबा रामदेव के साथ मिलकर वो कुछ नया राजनीतिक संकेत देना चाहते हैं। तो क्या नीतीश का कद बढ़ना, ज्यादा सीट होकर भी बिहार में लालू का न चलना ही लालू को बीजेपी या संघ के नजदीक ला रहा है, या फिर संघ के करीबियों के नजदीक ला रहा है? क्योंकि नीतीश की लोकप्रियता उसके गवर्नेंस के तरीके से बढ़ रही है जिसे लालू पचा नहीं पा रहे, और उनके बेटों का कद भी नहीं बढ़ रहा। ध्यान दे तो लालू चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी चाहते थे, लेकिन नीतीश ने झटके में पूर्ण शराबबंदी कर डाली। लालू 6 महीने बाद भी मोदी के खिलाफ देश भ्रमण पर नहीं निकले, जबकि याद कीजिए चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने कुछ इस तरीके से ऐलान किया था। पूरे देश में हम दौरा करेंगे, हम फ्री रहेंगे और हम नरेंद्र मोदी फासिस्ट कम्युनल सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या बीते 6 महीनों में लालू नीतीश के सामने अपनी अपनी राजनीतिक कद और राजनीतिक सौदेबाजी का विस्तार देने की स्थिति आकर खड़ी हो गई, और इसीलिए लालू चाहे दिल्ली के लिए ना निकले, लेकिन दिल्ली की तरफ नीतीश देखने लगे, और जब नीतीश देखने लगे तो रामदेव और बीजेपी के निकट दिखने की स्थिति में लालू आकर खड़े हो गए। क्योंकि याद कीजिए, हाल में लालू ने अपने बेटे तेजस्वी के साथ नितिन गडकरी से जब मुलाकात की और बिहार की सड़क और परिवहन योजनाओं के लिए सहयोग मांगा, तो इतना ही नहीं, तेजस्वी के पथ निर्माण विभाग ने आज ही सरैया मोतीपुर सड़क परियोजना के लोकार्पण के लिए जो विज्ञापन निकाला, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब थी। सिर्फ बिसात नहीं बदल रही, नजरिया भी बदल रहा है और आने वाले वक्त के लिए एक सियासी तौर पर नई आहट भी दे रहा है। लेकिन जनता इसमें कहां जुड़ी है? शायद इसीलिए लिखना पड़ता है 100% सियासत। इस सियासत का एक दूसरा रंग अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में नजर आया, जिसका राग आज खूब जंतर मंतर पे कांग्रेसी नेताओं ने जमकर उगला। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या अब उस दिशा में केंद्र सरकार की सहमति है? लेकिन उत्तराखंड में होगा क्या? शक्ति परीक्षण के मद्देनजर जो तय हो गया 10 तारीख को होगा। 10 मई को 11 बजे एक स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा असेंबली का, जिसमें एक ही एजेंडा रखा जाएगा कि रावत साहब का कॉन्फिडेंस है या नहीं है। हमारा तो पहले दिन से ये कहता है फ्लो टेस्ट, हम लोग तो 28 मार्च से तैयार थे, फ्लो टेस्ट होना चाहिए। डेमोक्रेसी में फ्लो टेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन। सांप और सीढ़ी के खेल की तरह उत्तराखंड में भी राजनीतिक हालात ऊपर नीचे होते रहे। हरीश रावत कभी मुख्यमंत्री तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री और कभी निवर्तमान मुख्यमंत्री बने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 10 मई को उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण होगा। और अब देखना यही है कि हरीश रावत सीढ़ी चढ़ते हैं या सांप के मुंह में जाते हैं। कैमरामैन संजय खान के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। यकीनन भारतीय राजनीति क्या वाकई सांप सीढ़ी का खेल हो चली है? इसलिए क्योंकि शतरंज में तो शह मात हो जाती है, लेकिन सांप सीढ़ी में दोबारा विपक्ष जीतकर सत्ता में पहुंच जाता है। लेकिन एक दूसरी मुश्किल यहीं से शुरू होती है। अगर नजरिया हर सरकार का एक सरीका है, देश की हालात में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, चाहे आर्थिक मुद्दों को लेकर हो या सामाजिक परिस्थितियों को लेकर हो, तो ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं किस सफर पर कितना खर्च कैसे कौन किस रूप में करते चला जाता है और उसे फिक्र नहीं होती जमीन पर क्या हो रहा है। तो आज जिस वक्त पूर्व पीएम मनमोहन सिंह दिल्ली की सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी केरल में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। दोनों जमीन पर, लेकिन दोनों ही पीएम के हवा में देश का कितना पैसा उड़ाया यह भी दिलचस्प है, क्योंकि एयर इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि मनमोहन सिंह ने 2013-14 में 108 करोड़ रुपए हवाई यात्रा में खर्च किए, तो प्रधानमंत्री मोदी पर 2014-15 में 94 करोड़ और 2015-16 में 117 करोड़ रुपए हवाई यात्रा में खर्च हो गए। वैसे बीते 10 बरस का किस्सा देश का यही रहा कि हर बरस पीएम की यात्रा में औसतन 100 करोड़ रुपए हवाई यात्रा में फूंकते ही रहे।
लेकिन मुश्किल तो यह है कि बीते 3 बरस की पीएम की हवाई यात्रा पर देश के तमाम सीएम का खर्चा भारी पड़ जाता है। प्रधानमंत्री की यात्रा का खर्चा निकालें और जोड़ दें तो 319 करोड़ और देश के तमाम सीएम का हवाई खर्चा निकाले तो हर बरस 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च। मसलन सिर्फ पंजाब के सीएम का ही हाल देख लीजिए। 2015 में हवाई यात्रा का खर्च 12 करोड़ और उनके पास पड़े बेल हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस खर्च हर बरस 4 करोड़। यानी हर महीने राज्य में मरते किसानों के बीच सीएम साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर महीने 1.25 करोड़ हवाई यात्रा में खर्च होते हैं। इस करके सारिया स्टेटा जिन्नियां हिंदुस्तान च है सब कोले साडे कोल तां इक्को हेलीकॉप्टर है, उन्हां कोले 2-2 3-3 4-4 जहाज। ये जेकर कोई घर च कार ना होए, आजकल कार तो जरूरी है। लेकिन नेताओं के सामने चार्टर्ड प्लेन शायद शौक भी है और बेहतरीन स्थितियां भी। शायद इसीलिए चार्टर्ड प्लेन का शौक हर कोई रखता है। चंडीगढ़ से दिल्ली आने के लिए पंजाब के डिप्टी सीएम चार्टर्ड प्लेन के जरिए तकरीबन 6 लाख रुपए फूंक देते हैं। गवर्नमेंट ने जो अपना एयर ट्रेवल्स के ऊपर खर्च किया है वो 50 करोड़ का किया है, जो कि मंथली 1 करोड़ और डेली का 3-4 लाख बन जाता है। उसमें सरकार के ऐशो आराम में कभी किसी तरह की कमी नहीं आई, ऐसा डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि सरकार ने जमीन से ज्यादा यात्रा बादलों की है, यानी कि अपना हेलीकॉप्टर होते हुए भी हवाई जहाजों को 50 करोड़ रुपए 2013 से लेकर अब तक सिर्फ किराए के तौर पर दिए गए हैं। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।